Hi Bachapari, this is Vibhuti Khare, your chemistry educator. Welcome back to our channel Class 9th by Adda 24/7. आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेक्चर भी ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, तो अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, इस लेक्चर के बाद में आप जा कर के वन शॉट भी देख लेना। एनीवेज, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ये सारे सवाल आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और देखो क्या हुआ है बेटा, बातों ही बातों में आज के अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ भी चुका है। देखते हैं कि ये पहला सवाल एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। विच सब अटोमिक पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सब अटोमिक पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। देखो, सबसे पहले आए थे सर जॉन डाल्टन। उन्होंने कहा था अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि भाई एटम्स जो होते हैं ना वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग एटम से छोटा और कुछ होता ही नहीं है। सर जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में यही कंक्लूड किया था कि भैया एटम्स ही सबसे छोटे होते हैं, उनसे छोटा कुछ भी और पॉसिबल है ही नहीं। वो तो बाद में फिर रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए तो पता चला कि नहीं, एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। और वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक्चुअली एटम्स के अंदर ही पाए जाते हैं, जिन्हें अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो एक एटम के अंदर बेटा 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन से होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो ऑब्वियसली एटम से भी छोटे होते हैं और इसीलिए ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वहीं जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उनके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अब सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम है, उसमें कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं पाया जाता। तो मुझे लगता है कि ये बात तो आप सभी बच्चों को पता होनी ही चाहिए कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको एक हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाऊं, तो मान लो ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में बेटा जी न्यूक्लियस में आपको मिलेगा एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा एक प्रोटॉन और इसके अराउंड होगा एक एनर्जी शेल। कौन सा वाला? के शेल, जिसमें आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इस सवाल का सही जवाब कि न्यूट्रॉन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट आर द वेरियस लेटर्स यूज्ड बाय बोर टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम। सवाल ये है कि सर बोर ने जो अपनी थ्योरी दी थी एक एटम के स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि हाँ भाई एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? एनर्जी शेल्स होते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो अच्छा, ये जो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स होते हैं, जिनको अपन ऑर्बिट भी बोलते हैं, बेटा इन्हीं एनर्जी शेल्स में या ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यही तो कन्फ्यूजन थी ना कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट ये होते कहाँ हैं? तो सर बोर ने बताया था कि भैया जो न्यूक्लियस है ना एटम का,
उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स, उनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं या जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनको कौन से अल्फ़ाबेट से जो है ना डिनोट किया गया था, ये रिप्रेजेंट किया गया था सर बोर के मॉडल में। तो ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये रहा एटम का न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, लिख भी देती हूँ मैं। न्यूक्लियस के अराउंड आपको मिलेगा पहला एनर्जी शेल, जिसे हम बोलते हैं के शेल। नाम क्या है इसका बेटा? के शेल। के शेल के आगे एक और शेल मिलेगा आपको, जिसे हम बोलते हैं एल शेल। एल फॉर लॉयन। फिर उसके आगे मिलेगा एक और शेल, जिसका नाम होता है एम शेल। एम मतलब मंकी, एम फॉर मंकी मतलब। और उसके भी आगे एक और शेल मिलेगा आपको, दैट इज एन शेल। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ सबके नाम। न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला जो शेल है दैट इज के शेल। इसके आगे जो शेल है ये हो गया एल शेल। इसके भी आगे जो हो गया एम शेल। और सबसे बाहर वाला मतलब वो शेल जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, ये होता है ये एन शेल। ठीक है, तो सवाल ये था कि कौन से अल्फ़ाबेट से इन शेल्स को रिप्रेजेंट या डिनोट किया गया था, तो के, एल, एम एंड एन। ठीक है, चलो। अच्छा, हाँ, हमने ये तो समझ लिया कि ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बट हर एक शेल की ना बेटा अपनी एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, एकोमोडेट करने की। जैसे आपने बोला कि मैम ये जो के शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 100, 200, 300? कि जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहो उतने रख लो? नहीं, जितने चाहो उतने नहीं। मैंने बोला ना कि हर एक शेल की एक अपनी क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, एकोमोडेट करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में एक बकेट खरीद के लेकर के आए हो, बाल्टी हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं, बकेट खरीद के लेके आए हो, तो उस बकेट में पानी आ सकता है, लेकिन कितना पानी आ सकता है? तो वो बकेट की अपनी कैपेसिटी होगी ना, कि आप बोलोगे कि भाई कितना भी पानी डाल लो, पूरा समुद्र डाल दो पानी का बाल्टी में, वो आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। हो सकता है कि आप जो बकेट खरीद के लेकर के आए हो उसमें 1 लीटर ही पानी आ सकता हो, या 2 लीटर पानी आ सकता हो, या 5 लीटर पानी आ सकता हो, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पर भी वही है कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट हर एक शेल की अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, चलो, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स तो डाल दो ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये देखो उसी का आंसर है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला सवाल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन के शेल ऑफ एन एटम? जो मैं आपको समझा रही थी उसी के ऊपर देखो सवाल आ गया कि के शेल जो होता है किसी भी एटम का, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो बेटा के शेल जो कि सबसे अंदर वाला शेल होता है, इनर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का। देखो आउटर मोस्ट शेल जो है बेटा वो तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो इसके स्ट्रक्चर में इसका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो गया? उसका के शेल हो गया। तो ये उसका इनर मोस्ट शेल भी है और आउटर मोस्ट शेल भी है। क्यों? क्योंकि ले दे करके जो हाइड्रोजन का एटम है बेटा, अभी अपन ने देखा था ना, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? के शेल में रख दिया जाएगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अगर होते तो फिर और एनर्जी शेल्स आते हैं ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो रख देंगे के शेल में। तो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला शेल तो है ही के शेल, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन एटम के केस में वो आउटर मोस्ट शेल भी वही बन गया है। अगर मैं बात करूं लिथियम की, ठीक है, लिथियम के बेटा एटम में ना
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया लिथियम एटम का, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। मतलब ये आपके सामने मैंने क्या करा है, लिथियम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया और ये एल शेल हो गया। अब इस केस में देखो इनर मोस्ट शेल तो क्या रहेगा, के शेल ही रहेगा। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ बेटा कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ध्यान से उसको, तो किसी भी एटम का जो इनर मोस्ट शेल है वो तो फिक्स ही है, के शेल, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एटम में। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल से काम चल जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिथियम की, इसके पास इसके एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 में से 2 रख देंगे कहाँ, के शेल में, बचा एक और इलेक्ट्रॉन, उसको कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट एनर्जी शेल में, एल शेल में। तो इस केस में इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, एल शेल हो गया। मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ सोडियम की, तो सोडियम के बेटा एक एटम में ना 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो ये न्यूक्लियस है सोडियम एटम का, ये उसका के शेल हो गया, ठीक है, ये एल शेल हो गया और ये एम शेल हो गया। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रख दिए, के शेल में रख दिए, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 में से 8 कहाँ रख दिए, 8 रख दिए एल शेल में। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के एक एटम में, तो 11 में से 2 रख दिए के में, बचे 9, 9 में से 8 रख दिए एल शेल में। अब एक और इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो उसको अब क्या करेंगे, नेक्स्ट शेल में रखेंगे, एम शेल में। तो इस केस में देखो सोडियम का जो इनर मोस्ट शेल है एटम का, वो तो अगेन के शेल ही है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल देखो क्या हो गया, एम शेल हो गया। तो इनर मोस्ट शेल, सबसे अंदर वाला शेल तो बेटा हर एटम में सेम रहेगा, दैट इज के शेल। आउटर मोस्ट वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर के शेल के बारे में, हाँ के शेल के बारे में पूछा गया, तो बेटा इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ये अपने अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, नॉट मोर देन 2। ये बोलेगा भाई मुझसे ना हो पाएगा। जैसे लिथियम का केस है, लिथियम में हमने देखा कि एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 में से 2 तो बन गए कहाँ, के शेल में, बचा एक ही इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये के शेल से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि भाई देखो एटम में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 में से 2 तो तुमने रख लिया, बचा एक इलेक्ट्रॉन। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए दूसरा एनर्जी शेल जो ना लाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि तुम ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है 2 तो हैं तुम्हारे पास, एक और रख लो। तो बोलेगा ना मेरे पास इतनी नहीं है क्षमता कि मैं 2 के साथ में एक और रख लूँ, मैक्सिमम 2 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बात निकली है तो थोड़ा सा और डिस्कशन कर ही लेते हैं। के शेल के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, एल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। फिर आया एम शेल, इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आया लास्ट में एन शेल, जिसमें आ सकते हैं मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो के में मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आएंगे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में आएंगे मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े इसी खुशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी accommodated इन द इनर मोस्ट। अच्छा बेटा ये वाला जो सवाल है ना, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। चेंज मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम एटम की, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम एटम की, और अब तुम्हें इस सवाल का जो जवाब है वो तुम्हें मैग्नीशियम एटम के रिस्पेक्ट में देना है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मेटल है, और उसका एक एटम है मेरे पास, और उस एटम के बारे में तुमसे, मतलब मैग्नीशियम एटम के बारे में मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ उसके इनरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सवाल में बस मैंने चेंज क्या कर दिया है, तुम्हें एक एलिमेंट का एटम दे दिया है और अब तुम उसी एटम के रिस्पेक्ट में सवाल को लगाओगे, सवाल का जवाब दोगे।
तो देखो बेटा, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12। अगर प्रोटॉन्स 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो कितने होंगे? 12 ही होंगे ना। यानी कि मैग्नीशियम के एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं बेटा? रखते हैं एनर्जी शेल्स में, ठीक है। न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला के शेल, इसमें तो बेटा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सबने अपनी क्षमता बता दी है कि भैया 2 मतलब 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 में से 2 हमने कहाँ रख दिए? के शेल में रख दिए, बचे 10। 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? एल शेल में रख देंगे। 10 में से 8 को कहाँ रख देंगे? एल शेल में रख देंगे। आप बोलोगे मैम 10 में से 8 रख रहे हैं, 10 के 10 रख दो ना एल शेल में, लेकिन एल शेल नहीं मानेगा ना, यही तो प्रॉब्लम है। लिथियम वाले केस में भी तो यही प्रॉब्लम चल रही थी ना बेटा। हर एक एनर्जी शेल जो है वो अपना वो लेकर के बैठा रहता है कि नहीं इतने मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा ना हो पाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि मैग्नीशियम के एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 में से 2 रख दिए के शेल में, बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 में से 8 हमने कहाँ रख दिए? एल शेल में। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए हम क्या करेंगे? एक और एनर्जी शेल लेकर के आएंगे, दैट इज एम शेल, और उसमें रख देंगे रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो के में 2, एल में 8 और एम में 2। तो यहाँ पर बेटा आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? मैंने तुमसे क्या कहा था? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेकिन मैग्नीशियम एटम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो मैग्नीशियम एटम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया? एम शेल, जिसमें कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2 आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर आप रख दो क्या? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनर मोस्ट शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। देख लो एक बार अच्छे से, देख लो स्ट्रक्चर, देख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देख लो यहाँ पर हमने जो हर एक एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को रखा है बेटा, हर एक एनर्जी शेल में जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को रखा है ना, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता है। तो एक बार देख लो अच्छे से, देख लो। चलो आगे बढ़े। चलिए बेटा अगले सवाल को अपन देखते हैं। What is the usual symbol for electron, proton and neutron? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए क्या सिंबल होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए आपने स्मॉल ई बनाया, और उसके ऊपर राइट साइड में क्या करेंगे? एक नेगेटिव मतलब माइनस साइन जो होता है ना वो लगा देंगे, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि हाँ इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए स्मॉल ई बनाया और उसके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, ताकि पता चले कि हाँ भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल पी लिखेंगे और इसके ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे, ये बताने के लिए कि भाई इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लास्ट में न्यूट्रॉन, तो इसको तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बताइए मैंने आपको कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर। रदरफोर्ड के मॉडल में, बोर के मॉडल से, इन दोनों ही मॉडल से आप बोल सकते हो कि इस बात का हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि जो एटम है उसके बीचों बीच पाया जाता है एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी में पाए जाते हैं 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। चलो, नेम द पार्टिकल्स विच एक्चुअली डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। हर बेटा उसका मास होता है, एटम का मास होता है। माना कि एटम बहुत खुद छोटा है, दिखता भी नहीं है, इनविजिबल होता है। इनविजिबल इन द सेंस कि नेकेड आइज से देखोगे तो नहीं दिखेगा। इनफैक्ट एटम्स तो इतने छोटे हैं बेटा कि आप उनको माइक्रोस्कोप से भी देखने जाओगे ना तो भी वो आपको इतने ईजिली नहीं दिखने वाले हैं, है ना। स्पेशलाइज्ड आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जा कर के एटम के इलेक्ट्रॉन्स हमें, एटम्स दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ो, एटम्स ही बहुत मुश्किल से दिखते हैं। तो ठीक है, एटम्स कितने भी छोटे क्यों ना हो बेटा, एटम्स कितने भी छोटे क्यों ना हो, उनका साइज़ कितना भी छोटा क्यों ना हो, मास तो होगा ना, कम होगा, छोटा होगा, बट होगा तो सवाल ये है कि एक एटम के मास को कौन से पार्टिकल्स मिलकर के बनाते हैं। भाई वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं वही क्या करेंगे, एटम का मास बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि एटम में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीनों ही पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक एटम के मास को बनाएंगे, एक एटम के मास को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सवाल ये है कि नेम द पार्टिकल्स विच एक्चुअली डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। तो इसके लिए यहाँ पर बेटा मैं लिखूंगी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आप बोलोगे कि मैम आपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा, आपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा, लगता है आप भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, मैंने जानबूझ के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक ऐसे टाइप है, एक ऐसा टाइप है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जिनका मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है बेटा वो लिटरली बहुत कम होता है। मतलब अगर आप एक एटम के मास को कैलकुलेट करते टाइम उस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स के मास को आप निगलेक्ट कर भी दोगे ना, नहीं काउंट करोगे ना, तो भी चल जाएगा। और अगर कर भी रहे हो काउंट तो ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला। मेजरली आप बोल सकते हो कि एक एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन्हीं के मासेस को ऐड किया जाता है, तब जा कर के उस एटम का मास निकलता है। नो डाउट उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है बेटा कि अगर आप उसको नहीं भी कंसिडर कर रहे हो तो भी चल जाएगा। तो मेजरली आपसे ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एक्चुअली एक एटम के मास को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका आंसर तो बेटा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा उतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ एन एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से एटम का कौन सा पार्ट डिस्कवर हुआ था? तो इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है बेटा न्यूक्लियस। उन्होंने क्या करा था, गोल्ड की एक बहुत ही पतली सी फॉइल थी। अब गोल्ड की बात कर रहे हैं तो चलो गोल्ड का कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, गोल्ड की एक बहुत ही पतली सी फॉइल ली थी। जाहिर सी बात है वो फॉइल किसकी है, गोल्ड की है, तो उसमें गोल्ड के ही एटम्स होंगे। ठीक है, गोल्ड के ही एटम्स हो गए, ये हो गए गोल्ड के एटम्स। फिर उसके बाद में यहाँ से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम निकालना शुरू करी थी। ये है अल्फ़ा पार्टिकल्स। बोर्ड को क्या हो रहा है भाई? अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम है, एक स्ट्रॉन्ग बीम है, वो यहाँ से फेंक रहे थे सर। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सर ने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड एटम्स की बनी हुई थी जो कि, और इसके ऊपर जो है बम्बार्ड करना शुरू करे, फेंकना शुरू करे सर ने क्या, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि भाई बहुत सारी ऐसी आप बोल सकते हो कि रेस थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो विदाउट एनी डेविएशन निकल गई। मतलब कि मान लो कि ये एक ऐसी रे आ रही है अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो गोल्ड फॉइल से टकराई और टकरा करके उसको चीरते हुए बाहर निकल गई। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक बीम आ रही है, ये देखो,
गोल्ड फॉइल से टकराई और टकरा करके निकल गई, बाहर निकल गई, उसको चीरते हुए बाहर निकल गई। और इस दौरान उसके पाथ में ऐसा कोई डेविएशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि पार्टिकल्स आ ऐसे रहे थे, गोल्ड फॉइल के जो गोल्ड के जो एटम्स हैं उनसे टकरा करके वो ऐसे निकल गए, ऐसा नहीं हुआ। मेजॉरिटी आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम ऐसी रेस थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो विदाउट एनी डेविएशन निकल गई। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे के ऐसे निकल गई, ऐसे आई और ऐसे के ऐसे निकल गई, ऐसे आई और ऐसे के ऐसे निकल गई। फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि हाँ, कुछ ऐसी भी रेस थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जिनमें थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिला। कुछ ऐसी भी थी जिनमें थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिला कि ऐसे आ रही हैं और फॉइल से टकराई और टकराने के बाद थोड़ा सा ऐसे बेंड हो करके निकल गई। तो मेजॉरिटी आप बोल सकते हो कि ऐसी रेस थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो विदाउट एनी डेविएशन क्रॉस कर गई ये गोल्ड फॉइल को। गोल्ड फॉइल को क्रॉस करने का मतलब ये है कि फॉइल जिन गोल्ड एटम्स की बनी हुई ना बेटा, उन एटम्स को टकरा करके, उन एटम्स को, ये दिख रहा है आपको, ये बॉल्स जो दिख रही हैं ये सब क्या है बेटा, ये गोल्ड के एटम्स हैं। तो हो क्या रहा है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एक्चुअली गोल्ड एटम से टकरा रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि टकराए, मतलब गोल्ड के एटम से टकराए और टकरा करके निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। उनके पाथ में, उनके रास्ते में कोई डेविएशन नहीं आया। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि गोल्ड एटम से टकराने के बाद थोड़ा सा डेविएट होकर के निकले। देखो उनका रास्ता थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। और कुछ ऐसे भी अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, 1 in 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, 12,000 पार्टिकल्स में से हर एक अल्फ़ा पार्टिकल बेटा क्या हुआ, इतना ज़्यादा डेविएट हुआ कि 180 डिग्री का एंगल बना करके वापस लौट आया। जैसे ये जा रहा है और जा करके ये टकराया फॉइल के एटम से और टकराने के बाद क्या हुआ, वापस आ गया, 180 डिग्री का एंगल बना करके वापस आ गया। लेकिन सारे नहीं, 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा हुआ जो कि वापस आ रहा है। ठीक है, चलो तो सर रदरफोर्ड ने जो है ना ये अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे ही किया। तो उन्होंने बोला था कि हाँ भैया मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो ना वो बिना डेविएशन के निकल गए, कुछ में थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिला और कुछ बहुत ही कुछ, मतलब 12,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा रहा जो टकरा करके वापस ही लौट आया 180 डिग्री का एंगल बना करके। तो फिर इसके बाद में, मतलब ये तो रीडिंग्स थी, ये तो ऑब्जर्वेशंस थे उनके एक्सपेरिमेंट के। और फिर उसके बाद में इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कंक्लूजन क्या निकाला गया इस एक्सपेरिमेंट का, ये निकाला गया कि भाई मेजॉरिटी जो स्पेस होती है एटम्स के अंदर वो खाली होती है। ठीक है, इसीलिए मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स जब गोल्ड एटम्स से टकराए तो बिना डेविएट हुए वो निकल गए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, बिना किसी डेविएशन के अल्फ़ा पार्टिकल्स, मतलब गोल्ड एटम से टकराने के बाद जो है विदाउट एनी डेविएशन चले जा रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जो मेजॉरिटी स्पेस जो होती है एटम के अंदर वो खाली होती है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि टकरा करके गोल्ड एटम से थोड़ा बहुत डेविएट हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इन एटम्स के अंदर क्या था, इन एटम्स के अंदर बीच में एक छोटी सी बॉडी थी, एक छोटी सी बॉडी थी जो कि डेफिनेटली क्या कर रही थी, एक पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी कर रही थी। भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स खुद क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो एटम के अंदर जो ये छोटी छोटी स्मॉल जो बॉडीज़ यहाँ पर मैंने बनाई हैं, इस बॉडी के लिए भी क्या बोला जा रहा था कि इस बॉडी के ऊपर भी क्या है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तुमको पता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, भागते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल आया, ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल आया, जैसे ये इस गोल्ड एटम से टकराया, टकराने के बाद देखो क्या हुआ, ये डेविएट होकर के निकल गया। भाई जाना तो इसको वैसे था ना, जाना तो इसको वैसे था, ऐसे जाना था, लेकिन जब टकराया तो टकरा करके देखो दूर, ऐसे दूर जाते हुए निकला, डेविएट होकर के निकला, अपने रास्ते से भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि ये गोल्ड एटम से तो टकराया, लेकिन गोल्ड एटम के बीच में ये जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जो दिख रही है उसके काफ़ी नज़दीक से होकर के ये गुजरा। तो हुआ ये कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी के नज़दीक से ये गुजरा
उसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने जैसे मान लो कि मैं अल्फा पार्टिकल हूँ, मैं जा रही हूँ, सामने गोल्ड का एटम है और यहाँ पर क्या है, उसकी ये बीच में ये जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है ये है। तो जैसे ही मैं जा रही हूँ मैंने देखा ओ माय गॉड मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉडी है एटम के अंदर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, ओहो मैं तो दूर से ऐसे निकलूंगा। आ रही बात समझ में कि मैं अल्फा पार्टिकल, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एटम के बीच में उसकी ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। तो मैं आ रही हूँ, जैसे मैंने देखा कि अरे 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 इसके ऊपर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इससे बिल्कुल ऐसे दूर से निकलूंगी, डेविएट हो जाऊंगी। तो फिर पता चला कि भैया एटम के बीच मेजॉरिटी स्पेस तो एटम के अंदर खाली है, लेकिन हर एक एटम के बीच में एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर या बॉडी होती है जिसके ऊपर सेम चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत डेविएट हो रहे हैं। और जो बिल्कुल अल्फा पार्टिकल्स उस बॉडी से ही जाकर के टकरा गए, तो वो देखो 180 डिग्री का एंगल बना करके वापस आ गए, रिबाउंड हो गए, वो बाउंस बैक कर गए। तो फिर कंक्लूजन निकला कि भैया ये जो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है ना, इनको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, और इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या था, हाँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी भाई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये बेसिकली ऐसा ही एक सवाल अभी अपन ने करा था मैग्नीशियम एटम के साथ। अब एक सवाल मैंने आपको करके बताया है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मतलब अपने लेवल पर करो। मैं तो बताऊँगी ही, लेकिन 2 मिनट का टाइम मैं आप सभी को दे रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करो, नियॉन जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, ज़रा बताओ मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। हाँ जी, देखो नियॉन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपन कैसे रखेंगे, के शेल में रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 में से 2 को रख दिया के शेल में, बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे नेक्स्ट शेल में, दैट इज एल शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नियॉन के एक एटम के 8। नेक्स्ट इज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 17, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 17। तो 17 में से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रख देंगे, के शेल में रख देंगे, बचे कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो शेल है एल शेल, उसमें रख देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, के में रख दिए 2, एल में रख दिए 8, यानी कि के और एल में मिलाकर के कितने हो गए 10 हो गए। तो 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ पर आ गए, के और एल शेल में आ गए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एम शेल में डाल दिया जाएगा। तो क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया बेटा, एम शेल, जिसमें आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। How was it shown that an atom has a lot of empty space within it? इस बात का कैसे पता चला था कि एटम के अंदर काफ़ी खाली जगह होती है। तो वही रदरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, कि गोल्ड की पतली सी फॉइल ली, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करे बम्बार्ड कराए, मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो विदाउट एनी डेविएशन गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये कि अल्फ़ा पार्टिकल्स खुद क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, और अगर वो गोल्ड एटम से टकरा करके, मेजॉरिटी अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड एटम से टकरा करके विदाउट एनी डेविएशन जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एटम्स के अंदर जो है वो अधिकतर क्या है, खाली जगह ही है।
खाली जगह है, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इजीली टकरा करके बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ रहे हैं. So Rutherford's alpha particle scattering experiment, as most of the alpha particles passed straight through the gold foil without any deviation. कि maximum जो alpha particles थे they passed straight through the gold foil without any deviation. चलिए next, what is the absolute mass and charge of a proton? एक प्रोटॉन का मास और उसके ऊपर चार्ज कितना है ये पूछा गया है, तो ये आपको बेटा याद करना पड़ेगा. एक प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मार्च होता है, एक प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg. 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg में, ठीक है. चार्ज की बात करी जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. अब मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ 1 मिनट का कि आप दोनों चीज़ों को याद करो, ठीक है. हाँ जी, मास कितना हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है. इसको 6-7 भी लिख सकते हो और यहाँ पर बेटा प्लस डाल देना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन. अच्छा भैया, यहाँ पर एक एलिमेंट का सिंबल आपको नहीं दिया हुआ है, ऐसी जनरल सी बात, मतलब जनरल एक एलिमेंट आपको दे दिया गया है, ठीक है. उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है और मास नंबर आपको गिवन है. चलो ये सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मतलब क्वेश्चन तो मैं आपको अभी सॉल्व करके बता रही हूँ, बट यहाँ पर एलिमेंट कौन से की बात चल रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बेटा आपको क्लास 9th में याद करने होते हैं सीक्वेंस में, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है. तो अगर आपको वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद हैं तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर किस एलिमेंट की बात की जा रही है. तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, मास नंबर आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं. देखो एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. एक एलिमेंट के एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर बनता है. वहीं जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को ऐड करके आता है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, एटम का मास नंबर आ जाएगा. तो यहाँ पर देखो बेटा एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13. एटॉमिक नंबर अगर 13 है इसका मतलब क्या कि जो भी अपना एलिमेंट है उसके एक एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 13 हैं. भाई एटॉमिक नंबर 13 है ना, ये देखो ना एटॉमिक नंबर 13, तो मतलब इस एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 13 ही होंगे ना, तभी तो एटॉमिक नंबर 13 बना. तो इस रिलेशन से हमें प्रोटॉन्स का नंबर तो पता चल गया कितना, 13. और सवाल में हमें मास नंबर भी गिवन है कितना, 27. तो यहाँ पर देखो ए गिवन है, मास नंबर मतलब 27, न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है, प्रोटॉन्स का नंबर पता चल गया है 13. तो क्या करेंगे, मास नंबर में से अगर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए तो न्यूट्रॉन्स का नंबर नहीं आ जाएगा क्या अपने पास, आ जाएगा. तो 27 माइनस 13 कर दो, कितना आ जाएगा, 4 और 1, ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए. मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर के, तो मास नंबर दिया ही हुआ है, प्रोटॉन्स का नंबर पता चल गया, माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए कितने, 14. ठीक है.
चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 2 एटम्स आपको दिए हुए हैं, एक एटम है नाइट्रोजन का और एक है क्लोरीन का। इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको दिए हैं, इनके मास नंबर भी आपको गिवन है, इनकी वैलेंसी आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, 7 है ना। तो नाइट्रोजन के एक एटम में प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा, प्रोटॉन्स कितने होंगे, अरे 7 ही होंगे। इनिशियली एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एटम में यदि प्रोटॉन 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 7 ही होंगे। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे के शेल में, बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे कहाँ, एल शेल में। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि वो एटम्स या वो एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझते हो ना, आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एटम्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 4 हो, 4 5 6 7, वो एटम्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या तो 4 हो या तो 5 हो या तो 6 हो या 7 हो, उनकी वैलेंसी निकालने के लिए आप क्या करते हो, 8 से माइनस कर दो, ठीक है। तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। लेकिन ये कौन से केस में फॉर्मूला लगता है, उन एलिमेंट्स के एटम्स के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो। यहाँ पर देखो अपना जो नाइट्रोजन एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला शेल के शेल, एल शेल है, सबसे बाहर वाला शेल तो आउटर मोस्ट शेल तो एल शेल ही है ना, इसी को वैलेंस शेल बोलेंगे। और इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 क्या हो जाएंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, तो उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पर हमने किया। अच्छा आप बोलोगे कि मैम व्हाट अबाउट दोज एलिमेंट्स जिनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 या 3 हो, तो उनका तो बेटा डायरेक्ट होता है, उनका डायरेक्ट होता है कि वो एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उनकी वैलेंसीज भी बेटा इतनी ही होती हैं। मतलब मान लो कि कोई एलिमेंट है जिसके एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 ही होगी। किसी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो उसकी वैलेंसी 2 ही होगी। किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 3 ही रहेगी, ठीक है, वो डायरेक्ट होता है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, ये अपने क्लोरीन की। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 17। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 17। इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे। रखो इनको हर एक शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 7 को कहाँ रख दिया, एम शेल में। तो इस केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया, एम शेल। वैलेंस शेल कौन सा है, एम शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 7, तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्लोरीन एटम की वैलेंसी आ जाएगी 1। नाइट्रोजन की आ गई 3 और ये क्लोरीन की आ गई 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। व्हाट आर आइसोटोप्स, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा नहीं, 2 ही कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। तो बेटा ये वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अपन को पता है कि हर एलिमेंट का
अपना एक खुद का एटॉमिक नंबर होता है। कोई भी दो एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर शेयर नहीं करते हैं कि तुमने बोला कि मैम क्लोरीन और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर वो है जो सेम ही है ना, सेम नहीं होता। सब सारे एलिमेंट का अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो और उसके अलावा उस एक, जैसे मान लो कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे ना सबका एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा। तो एक एटम के, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं। तो आइसोटोप्स मतलब ये आइसोटोप्स को आप ना ऐसे समझो कि ना ये कुछ नमूने एटम्स होते हैं। नमूने एटम्स मतलब ये कुछ अलग ही टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे कि क्लास में सपोज 80 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन 80 में से होता है ना कि कुछ 2-3 स्टूडेंट क्या होते हैं, नमूने ही होते हैं, है ना। तो वैसे ही देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ ही एलिमेंट, सारे की बात नहीं हो रही है, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके एटम्स ना कुछ कुछ नमूने टाइप के होते हैं। उन नमूने एटम्स को ही अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम उनको नमूने एटम्स क्यों बोल रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स को नमूने एटम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो एक एलिमेंट है, जैसे मान लो कि कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब उसके जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, उनका जो एटॉमिक नंबर है ना बेटा वो तो सेम रहेगा, क्या, 6। लेकिन उन सारे कार्बन एटम्स में से कुछ कार्बन एटम्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, एटॉमिक नंबर तो हम सबका सेम है, लेकिन हमारा जो मास नंबर है ना वो बाकियों के मास नंबर से अलग है। तो कहने को तो सारे एटम्स कार्बन के ही हैं, सबका एटॉमिक नंबर भी सेम है 6, लेकिन कुछ एटम्स उनमें से ऐसे हैं कार्बन के जिनका मास नंबर बाकी कार्बन एटम से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। बाकी जो कार्बन एटम्स हैं, मतलब मेजॉरिटी जो कार्बन एटम्स हैं उनका मास नंबर होता है 12, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका मास नंबर 13 होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मास नंबर 14 होता है ना। तो C12 आइसोटोप, C13 आइसोटोप, C14 आइसोटोप, लाइक दैट। तो आइसोटोप्स वो होते हैं सेम एलिमेंट के कुछ नमूने एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक जैसा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी। नेक्स्ट, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई डज इट बिकम चार्ज। अच्छा, एटम तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन या को गेन या लूज करने पर वो चार्ज्ड क्यों हो जाता है, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्यों डेवलप हो जाता है। ईजी है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें से सोडियम एटम का, सोडियम का एक एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब कि उसके एक एटम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, है ना। सोडियम का एक एटम है, उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 ही हैं। अब बेटा एक प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो किसके बराबर होता है, उस नेगेटिव चार्ज के जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। वे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बराबर होता है उस नेगेटिव चार्ज के जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। यानी कि अगर आप एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आमने सामने लेकर के आओगे ना, तो उन दोनों के ऊपर जो उनके रिस्पेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे ना वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये उसके इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, ऐसा होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि सोडियम में एटम में 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या कि 11 प्रोटॉन्स के ऊपर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, 11 प्रोटॉन्स के ऊपर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो बराबर हो जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज के जो कि किसके ऊपर होगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा। अब हुआ क्या कि सोडियम के एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब एटम से बाहर निकाल दिया। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10। पहले 11 थे, अब कितने बचे, 10 बचे। लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर तो बेटा अभी भी क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर तो अभी भी 11 ही है, प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स अब 10 हैं, अब प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 11 ही हैं।
तो 11 में से आप बोल सकते हो कि 10 प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है, 11 में से 10 प्रोटॉन्स का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस या कैंसिल आउट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हैं। लेकिन जो एक प्रोटॉन बच रहा है उसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए तो कोई भी नहीं है। 11 में से जो 10 प्रोटॉन्स हैं उन्हीं के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कैंसिल करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो अब जो इकलौता एक जो प्रोटॉन बचा हुआ है उसके पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए एटम के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन का एटम है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स ही होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यानी कि अब उसके पास हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 17 थे, अब हो गए 18। लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी कितने हैं? 17 ही हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 17 इलेक्ट्रॉन्स 18 में से आप बोल सकते हो कि 17 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको काटने या बैलेंस आउट करने के लिए आप बोल सकते हो कि 17 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं। लेकिन 18 में से अभी हम बात कर रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको काटने के लिए 17 प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज तो हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन तो है नहीं ना, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर तो 17 ही था। तो उन 17 प्रोटॉन्स ने 17 इलेक्ट्रॉन्स को काट दिया, लेकिन एक जो इकलौता इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया था उसका नेगेटिव चार्ज तो बच रहा है ना, उसको तो कोई नहीं काट रहा, यानी कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है ना, उस चक्कर में उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि जहां किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज किया, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है तो प्रोटॉन्स का नंबर इवेंचुअली कम हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स नए एटम गेन करता जा रहा है उन नए इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एटम जो है नायन बन जाएगा। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो इवेंचुअली प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब कि कैटायन बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, इन द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे वाटरमेलन होता है ना वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, फ्लैशी पार्ट, ईडेबल पार्ट, ठीक है, तो एक एटम में इसी तरीके से पूरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जिस तरीके से वाटरमेलन में काले काले सीड्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक, वैसे ही एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस का पूरा वो है, स्फेयर है, और उसमें बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, इससे जो है ना एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। ये एक एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का क्लाउड, एक स्फेयर है, और बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, स्कैटर्ड हैं, ठीक है। चलो तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। Second, the positive charge is assumed to be uniformly distributed over the atom. The electrons are uniformly distributed in the positively charged sphere. Electrons attract each other to stabilize the atom. नहीं, ये नहीं था। First three statements फिर भी सही हैं कि हाँ, जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है एटम में, पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं एटम में, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर में। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स तो सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम या सोडियम आयन? वाई? सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11। ये क्या है, सोडियम आयन। सोडियम आयन मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब कि पॉजिटिव आयन मतलब क्या, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बेटा तो वो पॉजिटिव आयन बनता है। तो इसने क्या करा है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया है,
तो अब इसके पास हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, पहले 11 थे, एक हटा दिया, हो गए कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो विच हैज़ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम या सोडियम आयन, ऑब्वियसली सोडियम, ठीक है, मतलब सोडियम एटम। चलिए, assertion reason, electrons moving in the same orbit will lose or gain energy ना। सर बोर ने अपने एटॉमिक थ्योरी में यही तो बताया था भाई, रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने बोला था कि जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया था, ठीक है, लेकिन वही था कि कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ये नहीं बता पाए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करते 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 उनके मोशन में क्या हो जाना चाहिए, एक्सेलरेशन आना चाहिए। एक्सेलरेशन के कारण क्या होना चाहिए, जब वो रिवॉल्व करेंगे तो उनको एनर्जी लूज़ करनी चाहिए। तो एनर्जी लूज़ करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तप से जा करके, मतलब जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो तप से जा करके न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाएंगे। मतलब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर बोर ने बोला था कि भैया ऐसा है कि न्यूक्लियस के अराउंड हर एक जो एनर्जी शेल होता है ना, उसकी अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है। जैसे के शेल की अपनी एनर्जी होगी, एल की अपनी होगी, एम की अलग होगी, एन की अलग होगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होंगे तो उस के शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, के शेल की एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं। एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एम शेल की एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेंगे। यानी कि जब इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रह करके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, तो रिवॉल्व करते दौरान ना वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं, सेम एनर्जी के साथ रह करके वो रिवॉल्व करते रहेंगे। और इसीलिए क्योंकि एनर्जी ना लूज़ कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, इस वजह से जो है ना वो कभी भी आकर के न्यूक्लियस के ऊपर गिरेंगे नहीं, एटम्स जो है ना स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है असर्शन में कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम ऑर्बिट विल लूज और गेन एनर्जी, नहीं, सेम ऑर्बिट में रह करके कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव करते दौरान ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, असर्शन का गलत है, मतलब ऑप्शन डी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे मान लो कि के से कहाँ जा रहा है, एल में जा रहा है, नेक्स्ट हायर एनर्जी शेल वाले में अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी गेन करके जाएगा। अगर एल से के में आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी शेल में आ रहा है तो लूज़ करेगा। तो एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी गेन करेगा या लूज़ करेगा, वो डिपेंड कर रहा है कौन से कौन से एनर्जी शेल में जा रहा है। बट अगर सेम शेल में रह करके वो रिवॉल्व कर रहा है तो कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। हाँ, न्यूक्लियस तो छोटा ही होता है एटम के साइज के कंपैरिजन में। रीजन, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। हाँ, ये भी सही है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एनर्जी शेल्स में। तो असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, an atom of an element has 3 electrons in its third orbit, which is the outermost shell, right? अच्छा, एक एलिमेंट के एटम की बात की जा रही है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, जो उसका थर्ड ऑर्बिट है, उसके एटम का जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो थर्ड ऑर्बिट ही क्या है, उसका आउटरमोस्ट शेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा गया है, तो के एल एम, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। हमसे जिस एलिमेंट के एटम की बात की जा रही है उसमें बोला जा रहा है कि आउटरमोस्ट जो है, मतलब जो थर्ड ऑर्बिट है वही क्या है, आउटरमोस्ट शेल है। यानी कि एम शेल आउटरमोस्ट है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको पता है ना कैसे होती है, जब तक कि अंदर वाले शेल्स पूरे नहीं भर जाते हैं बाहर वाले शेल्स को नहीं जो है ना भरा जाता है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट के एटम में एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये कि 100% इसके के में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स और एल में शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब तक अंदर वाले शेल्स कंप्लीटली नहीं फिल होते हैं बाहर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डाला जाता है। तो अगर एम शेल में बोला जा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के में ऑलरेडी 2 होंगे और एल में 8 होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 13 हो गए हैं। एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स 13 हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 13 ही होंगे।
प्रोटॉन्स 13 हैं तो एटॉमिक नंबर 13 होगा, एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब ये है कौन, ये है एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया, प्रोटॉन्स बता दिए, और वैलेंसी मैंने बताया ना, जिन एलिमेंट्स के एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 1 2 या 3, तो उनकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 2 या 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। बस आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और नए सवालों के ऊपर सेम चैप्टर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, बाय बाय।